सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ये जो है मैं पहला चैप्टर है जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, और इसके आगे और भी चैप्टर ऐसे ही मैं कवर करूँगा। सो इस पूरे वीडियो में हम ये पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है, और चलिए तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्क को समझते हैं। वर्क क्या होता है? देखिए, वर्क जो है ना, वर्क इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ अ फोर्स एंड अ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहीं भी अगर किसी फोर्स के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट कॉज हो रहा होगा तो वहाँ वर्क आएगा पिक्चर में। और जो वर्क है इसको निकालने के 3 तरीके होते हैं। मतलब एक्चुअली 3 केसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला, इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स के केस में देखिए, वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, F.S, वेयर F इज़ फोर्स एंड S इज़ डिस्प्लेसमेंट। और इस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम स्केलर फॉर्म के टर्म में लिखें तो दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल के कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा और देखते हैं हम लोग। एक पहला पार्ट देखते हैं। मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कुछ एक फोर्स लगाया है, फाइनाइट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स F, और इसके कारण इस ब्लॉक में कुछ एक डिस्प्लेसमेंट S आ गया हो। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा? यहाँ पे थीटा जो है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 डिग्री। तो वर्क विल बी F.S cos 0 डिग्री एंड विच इज़ इक्वल टू F.S। फिर नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं हम। नेक्स्ट सिनेरियो में मान लीजिए हमारा एक ब्लॉक है जो ऑलरेडी इस तरफ कुछ v वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है, एक ग्राउंड पे चल रहा है और आगे ये कुछ s डिस्टेंस कवर किया है, और उस दौरान इस पे पीछे की ओर कुछ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा F.S cos 180 डिग्रीज विच विल बी इक्वल टू माइनस F.S। अब एक ये तीसरा केस देखिए। मान लीजिए एक ब्लॉक है, यहाँ भी फिर ये कुछ एक वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और इस पे कुछ अपना एक वेट लग रहा होगा ग्रेविटी के कारण, डैट इज़ W, और ये आगे S डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो वर्क डन बाई W कितना होगा? यहाँ पे WT ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थीटा कितना है? वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल इज़ 90 डिग्रीज़। तो यहाँ पे वर्क विल बी इक्वल टू F.S cos 90 डिग्रीज़ एंड cos 90 इज़ 0। तो वर्क का वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन ऑल्सो बी 0। ठीक है, और इसके अलावा नोट करने वाली चीज़ है कि जो वर्क का
वैल्यू है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। कैसे? चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए एक ट्रेन है, एक मूविंग ट्रेन है, एक मूविंग ट्रेन है, ये आगे को जा रही है कुछ v वेलोसिटी से ट्रेन। अब अंदर में ट्रेन के अंदर एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक पे कुछ एक फोर्स लगाया है F, जिसके कारण ये S डिस्टेंस से आगे बढ़ गया। तो एक ऑब्जर्वर जो ट्रेन के अंदर बैठा है, इसके हिसाब से वर्क कितना होगा? वर्क सीन बाय द ऑब्जर्वर इनसाइड ट्रेन विल बी इक्वल टू F डॉट S। अब एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे बैठा है, ये बाहर बैठा है, ट्रेन के बाहर है, ये जब देख रहा होगा तो इसके हिसाब से वर्क बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड ये कितना होगा? दिस विल बी F डॉट S प्लस S नॉट, वेयर S नॉट इज़ कि ये ट्रेन उस दौरान कितना आगे बढ़ा। जब ये ब्लॉक S डिस्टेंस आगे बढ़ा तो ट्रेन भी तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ा होगा, तो वो ट्रेन कितना आगे बढ़ा, डैट इज़ S नॉट। तो यहाँ पे वर्क विल बी F टाइम्स S प्लस S नॉट। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और चलिए इससे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, मान लीजिए मेरा एक बॉडी है, उसको मैंने पॉइंट A से पॉइंट B पे डिस्प्लेस किया है। पॉइंट A से पॉइंट B पे डिस्प्लेस किया है, वेयर पॉइंट A का कोऑर्डिनेट इज़ 2 4 -6 एंड पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 6 -4 2। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट किया है, इस डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये आगे चल के फिर यहाँ पे आ गया, और इस पे जो फोर्स लगा है पूरे दौरान, फोर्सेस कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो इस केस में व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स? तो मुझे पता है वर्क डन क्या होता है, F डॉट S। F तो मुझे पता है, S निकालना है, तो व्हाट विल बी S? S विल बी 6 - 2 i कैप प्लस -4 j कैप प्लस 2 -6 k कैप। तो यहाँ से जो S का वैल्यू आ जाएगा 4i कैप माइनस 8 j कैप प्लस 8 k कैप। और तो वर्क का वैल्यू आ गया यहाँ से, F डॉट S करेंगे हम, तो डॉट प्रोडक्ट में जो कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 टाइम्स 4 इज़ 8 प्लस 3 टाइम्स -8 इज़ -24 एंड -1 टाइम्स 8 इज़ -8। तो दिस कम्स आउट टू बी -24 जूल्स। इसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है और इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया है। ठीक है, तो और ये फोर्स का वैल्यू कुछ मान लेते हैं, चलिए 40 न्यूटन्स मान लेते हैं, और मास का वैल्यू मान लेते हैं हम
2 kgs और बोला है कि जब ये ऊपर 2 मीटर हाइट तक चले जाएगा तो बताना है वर्क कितना होगा। तो इस केस में वर्क डन इज़, यहाँ पे मेरे स्केलर टर्म्स में लिखे हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। तो F इज़ 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज़ 2 इंटू दोनों के बीच का एंगल इज़ 0 डिग्री, यानी कि यहाँ से आ गया 80 न्यूटन्स का वर्क हुआ है। सिमिलरली इस केस में अगर पूछता कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय वेट, तो क्या होता, देखिए वेट जो है वो नीचे की ओर लग रहा है और वेट का वैल्यू विल बी mg दैट इज़ 20 न्यूटन्स। मैंने ग्रेविटी को मान लिया है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से एफ एस कॉस थीटा करेंगे तो एफ इज़ 20, डिस्प्लेसमेंट इज़ 2 इंटू कॉस इस बार 180 डिग्रीज होगा, तो यहाँ से आ गया -40 जूल्स, एंड दिस इज़ जूल्स एंड नॉट न्यूटन्स। ठीक है, ये तो कहानी था जब मेरा वर्क फोर्स कांस्टेंट है। अब मान लीजिए हमारा जो फोर्स है दैट इज़ वेरिएबल। सेकंड केस, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, तो देखिए इसमें भी वर्क का फॉर्मूला, मतलब वर्क का फॉर्मूला सेम ही है, बस उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इस केस में जो है वर्क कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द फार्मूला, ये बहुत ही जनरल फॉर्म है। और इसका एक और मतलब निकल के आता है, वो थर्ड केस है एक्चुअल में, बट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। दिस इज़ वर्क कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज एरिया अंडर द एफ आर कर्व। इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे केस 3 में। तो चलिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक फोर्स F गिवन है मेरे पास 2 + x, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम x1 = 1 मीटर टू x2 = 2 मीटर। ठीक है, तो मुझे वर्क पता करना है, मुझे वर्क मालूम है, वर्क इज़ यहाँ पे x है तो f डॉट dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, और मेरा फोर्स जो है दैट इज़ ऑल्सो एक्टिंग इन दी x डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स इज़ एक्टिंग इन x डायरेक्शन। तो यहाँ से जो वर्क का वैल्यू आ जाएगा डेट विल बी 2 + x डॉट, जब करेंगे तो x डायरेक्शन में मेरा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में है, तो cos 0 तो वो 1 ही हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x1 इज़ 1 टू x2 इज़ 2। तो यहाँ से वर्क विल बी इक्वल टू 2 dx का इंटीग्रेशन इज़ 2x प्लस x dx का इंटीग्रेशन विल बी x² / 2, और यहाँ लिमिट्स रखा 1 से 2 तक, तो दिस विल कम आउट टू बी 3.5 जूल्स। ठीक है, इससे रिलेटेड चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फोर्स गिवन है विच इज़ इक्वल टू -k/x², वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x = 0 पे फोर्स विल
गो टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसीलिए x को 0 नहीं ले रहे हैं हम। तो पता करना है कि what will be the work done in displacing the particle from x equal to plus a to x equal to plus 2a। तो देखिए इस केस में वर्क का फॉर्मूला एफ डी एक्स, फिर से मेरा फोर्स जो है वो x डायरेक्शन में ही लग रहा है, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और इंटीग्रेशन विल फ्रॉम a to 2a। तो माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन a to 2a। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो -1/x² का इंटीग्रेशन होता है 1/x। तो k/x का लिमिट रखा हमने a से 2a तक, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी -k/2a। नाउ थर्ड केस, what is the work done can also be interpreted as area under fx ग्राफ, ठीक है। इसे हम एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन है कि मेरा एक फोर्स है, वाई एक्सिस पे मेरा फोर्स है और एक्स एक्सिस पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, और मेरा पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट में ही मूव कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ गिवन इन मीटर्स एंड फोर्स इज़ गिवन इन न्यूटन्स, और कुछ एक ऐसा कर्व गिवन है, ठीक है। ये पॉइंट इज़ -2 एंड दिस इज़ 2, दिस पॉइंट इज़ -10 एंड दिस इज़ 10। तो चलिए एक पहला ए पार्ट है कि वर्क डन by the force in displacing the particle from point -2 to 0, work done -2 to 0 के केस में, और बी में वर्क डन जब पार्टिकल 0 से 2 में डिस्प्लेस हो रहा है, 0 to 2, ठीक है। तो देखिए ए पार्ट, इसको मैं W1 बोल देता हूँ। व्हाट विल बी W1? -2 से यहाँ 0 तक में, तो -2 से 0 तक में जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट विल बी दिस एरिया, ठीक है। दिस इज़ दिस एरिया। तो इस एरिया का हम लोग निकाल लेंगे। एरिया क्या होगा? तो एरिया, ये ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मुझे मालूम है हाफ इनटू बेस। व्हाट इज़ बेस? दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ इक्वल टू 2 इनटू हाइट। ये है हाइट एंड हाइट इज़ 10। तो यहाँ से आ गया ये 10 जूल्स। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी कि एक नेगेटिव एरिया है, तो यहाँ एक माइनस साइन रहेगा। तो इस केस में वर्क इज़ नेगेटिव, और वर्क मेरा नेगेटिव ऐसे आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिए मेरा जो पार्टिकल है दैट इज़ मूविंग फ्रॉम -2 to 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। और जो फोर्स है, देखिए ये जो फोर्स का वैल्यू है -2 से 0 में, दैट इज़ नेगेटिव फोर्स है, यानी कि फोर्स इज़ एक्टिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्रीज़। अपोजिट फोर्सेस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट
डायरेक्शन के केस में वर्क जो आता है वो नेगेटिव आता है। अब बी पार्ट देखिए, दिस इज़ माई W1। W2 क्या है? W2 में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया है मैंने 0 to 2, 0 to 2 में ये वाला एरिया कंसिडर करना है। तो व्हाट विल बी दिस एरिया? हाफ इंटू फिर से बेस इज़ 2 एंड हाइट इज़ 10। यहाँ पे फिर 10 जूल्स आ गया, ठीक है। तो ये हो गया वर्क का पूरा कहानी। वर्क कैसे हम लोग निकालते हैं, 3 अलग अलग केसेस है इसमें, 3 केसेस के लिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे फोर्सेस की, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम देखेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखिए, व्हाट आर दीज फोर्सेस, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स is independent of the path। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए 2 पॉइंट्स है A एंड B, और कोई एक पार्टिकल को मैंने A से B डिस्प्लेस किया है। तो डिस्प्लेस कैसे कर सकते हैं? एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं, एक ऊपर से घूमते हुए कर सकते हैं, एक नीचे से घूमते हुए कर सकते हैं। तो तीनों केसेस में इसमें W1 वर्क हुआ, इसमें W2 वर्क हुआ, इसमें W3 वर्क हुआ मान लिया। तो अगर जब मैं पार्टिकल A को B तक डिस्प्लेस कर रहा हूँ, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो W1 विल बी इक्वल टू W2 will be equal to W3, but work done by a non-conservative force depends on the path टेकन, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो W1 है दैट विल नॉट बी इक्वल टू W2 एंड दिस विल नॉट बी इक्वल टू W3। थोड़ा और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को देखते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस को समझेंगे हम। देखिए, conservative force and non conservative force। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, बट इसमें वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। सेकेंड डिफरेंस इज कि वर्क डन in a closed path is 0। मतलब कि
अगर कोई एक कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन में, मान लीजिए ये पॉइंट से एक पार्टिकल गया है और वापस से घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, तो इस केस में वर्क डन विल बी ज़ीरो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉन ज़ीरो। फिर एक और डिफरेंस कि हर एक कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आगे इसी वीडियो में देखेंगे। इज डिफाइंड बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। और कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फिर स्प्रिंग फोर्स हो गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है। और अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स देखें तो इसमें फ्रिक्शन आ जाएगा, विस्कस फोर्स आ जाएगा, ड्रैग आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी है, लेकिन हमारे स्कोप में मतलब यही सब फोर्सेस आते हैं मोस्टली, ठीक है। और चलिए इसमें एक नोट पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये नीदर कंजर्वेटिव है नॉर नॉन कंजर्वेटिव। ये चीज़ बस आप याद रखना, क्या पता ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ ले, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब हम आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी, इस चैप्टर में मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे उसमें हर जगह आपका एक ही एनर्जी पिक्चर में आता है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी possessed by a body due to its motion. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी का स्क्वायर। सिंपल मतलब है, एक मास है m, ये कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे हम, दैट्स इट। और इसके बाद हम आ जाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे। एक सेकेंड, वर्क एनर्जी थ्योरम के पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक
ठीक है। मैंने ऊपर नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ डिफाइंड फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब कि हमने कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस देखे थे। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे एसोसिएटेड होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर दूसरा हमने देखा था स्प्रिंग फोर्स, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और इससे हमने एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है GPE इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज़ ग्रेविटी इंटू हाइट। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द टू पार्टिकल अपॉन r, k q1 q2 अपॉन r। ठीक है, इस चीज़ में देखिएगा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दिस कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। Elastic potential energy can only be zero or positive, it cannot be negative. And again electrostatic potential energy can be negative, zero और positive। ठीक है, चलिए इन सारे एनर्जीज़ को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ग्रेविटेशनल। इसके पहले थोड़ा कुछ और मैं बता दूँ आपको पहले। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज़ डिफाइंड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो हाउ आर द फोर्स एंड एनर्जी रिलेटेड। तो देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स FC से मैं डिनोट कर रहा हूँ दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन dr। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन। इससे JEE और मेंस एडवांस में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको क्वेश्चन इस सीरीज़ में कराऊंगा भी। एंड में भी आपको कुछ JEE और मेन एडवांस के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़, यहाँ से जब FC इज़ माइनस du अपॉन dr तो मैं du को लिख सकता हूँ माइनस FC dr और दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूँगा अब तो u विल बी इक्वल टू माइनस FC dr। ठीक है, अब चलिए यहीं से हम इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं क्या आता है।
मैंने बताया था दिस इज़ एसोसिएटेड विथ वेट। तो फिर मान लिया एक ब्लॉक है एक सर्टेन हाइट h पे, दिस इज़ एट सम सर्टेन हाइट h। तो इसको फर्दर थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे h से। अच्छा चलिए इसको x मान लेते हैं x। इसको फर्दर थोड़ा सा और ऊपर जब हम dx उठाएंगे तो व्हाट विल बी du, du विल बी माइनस व्हाट इज़ एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स जो लग रहा है इस पर, दैट इज़ नीचे की ओर mg इंटू dx। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम रेफरेंस इसीलिए लेते हैं कि जब मैं x का वैल्यू 0 लूँ, वो मेरा रेफरेंस लाइन है, तो वहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। और एक चीज़ और, दिस इज़ एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है। तो x के बाद हम ऊपर उठा रहे हैं ना, ऊपर ब्लॉक को उठा रहे हैं और फोर्स मेरा नीचे लग रहा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट में से एक cos 180 जब लेंगे तो डैट विल बी -1 एंड माइनस माइनस विल बी इक्वल टू प्लस। और अब देखिए लिमिट्स 0 x इक्वल टू 0 पे मेरा u विल बी 0 एंड x इक्वल टू h पे दिस विल बी u। तो यहाँ से u विल बी इक्वल टू mgh। ये आ गया फॉर्मूला। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट अगर हम स्प्रिंग के केस में देखें, ठीक है, स्प्रिंग का केस जब रहेगा तो मान लीजिए स्प्रिंग में ऑलरेडी कुछ एक इलोंगेशन है, एक्स इलोंगेशन है, तो एक्स इलोंगेशन के कारण स्प्रिंग फोर्स बैकवर्ड लगेगा कुछ kx, ठीक है। इसको मैंने x डिस्प्लेस किया हुआ है ब्लॉक को, और फर्दर एक छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा स्प्रिंग के कारण और स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और du होगा, दैट विल बी इक्वल टू फिर से माइनस kx डॉट dx। और जब डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे हम तो du विल बी इक्वल टू kx dx। एंड दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया, मान लिया जब स्प्रिंग मेरा नेचुरल लेंथ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0 एंड x लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी इज़ u। यहाँ से u विल कम आउट टू बी kx स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब इस पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बाद इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो हम उसे देखेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें तो इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन नेट फोर्स ऑन दी सिस्टम इज़ 0। और हमने अभी देखा कि फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन dr। यानी कि यहाँ से हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोल सकते हैं du अपॉन dr इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्लोप, पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप इज़ 0, स्लोप ऑफ u वर्सेस r इज़ 0, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर
मेरे पास कुछ केसेस बनते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम के क्या क्या केसेस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला, सबसे पहला केस है बहुत ही सिंपल सा। एक फ्लोर है, इसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस बॉल को हम थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट करेंगे तो मेरा बॉल यहाँ पे आ गया। बस तो ये यहीं का यही रहेगा पूरे लंबे समय तक, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। दिस इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस, मान लिया मेरे पास एक फिक्स्ड हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक बॉल रखा है, तो ये भी मेरा इक्विलिब्रियम केस है। अब अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट कर दूँ तो क्या होगा, तो ये वापस से मेरा बॉल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा केस देखिए, जब फिर से एक स्फीयर माना है मैंने और स्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक बॉल रख दिया है, तो अभी भी ये इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अब मैं अगर इस बॉल को थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दूँ तो क्या होगा, ये बॉल नीचे गिर जाएगा, वापस से ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। तो दिस इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मान लिया हमारे पास u का एक्सप्रेशन पता है मुझे। इफ़ आई नो, इफ़ u इज़ नोन, तो मुझे पता करना है कौन सा पॉइंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का है, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम का है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। तो उसके लिए कैसे पता करेंगे कोई पॉइंट न्यूट्रल है या स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे जो del 2u अपॉन del r2 दिस विल बी इक्वल टू 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे d2u अपॉन dr2 विल बी ग्रेटर देन 0 और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे d2u अपॉन dr2 विल बी लेस देन 0। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन और रिजल्ट्स है, इसे आप याद रखना। ये हमेशा क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। इस पे बेस में अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा एक, कि कैसे जेई में एक क्वेश्चन पूछा था, किस तरह से। चलिए उसके पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन, एक एग्जांपल क्वेश्चन आप समझ लो इसे। मेरे पास u वर्सेस r का एक प्लॉट पता है, ये कुछ मान लिया ऐसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन गया है, उसके बाद फिर ऊपर गया है, ये दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला जहाँ जहाँ इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, du अपॉन dr इज़ इक्वल टू 0। तो कहाँ कहाँ स्लोप 0 है, एक यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है और यहाँ पे स्लोप 0 है, ठीक है। दीज आर माई 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अब पता करना है कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है। तो देखिए पहला पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो दिस यहाँ पे जो d2u अपॉन dr2 इज़ इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है।
तो दिस इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है दैट इज़ मेकिंग अ पीक। तो पीक कब बनता है? पीक तब बनता है जब d2u अपॉन dr2 इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि दिस इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे देखिए वैली बन रहा है, तो वैली कब बनता है? वैली बनता है d2u बाई dr2 ग्रेटर देन ज़ीरो पे। तो दिस इज़ माई स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर से इस पॉइंट पे देखिए पीक बन रहा है, पीक बन रहा है मतलब कि d2u अपॉन dr2 इज़ लेस देन ज़ीरो और दिस इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड 2 बार जेई में एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका है, जेई एडवांस में। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिस वॉज आस्क्ड इन जेई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। व्हाट इज़ माय वर्क एनर्जी थ्योरम? देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था ना तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता था मुझे, सब कुछ अलग चीज़ बोल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ 3 फार्मूलेस बताऊंगा और वो 3 फार्मूले से दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस will be equal to initial potential energy minus final potential energy। ठीक है, यानी कि माइनस डेल्टा यू। दूसरा फॉर्मूला, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस में आता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा फॉर्मूला जो कि सबसे फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, और मैंने जो अपना एक सीरीज़ बनाया था, प्लेलिस्ट है पूरा मेरे चैनल पे, वर्क एनर्जी के सारे क्वेश्चंस जो HC वर्मा में दिए हैं मैंने वो सारे सॉल्व किए थे और सारे क्वेश्चंस मैंने इसी फॉर्मूले से सॉल्व किए थे कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी। ठीक है, बस यहाँ पे आपका वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट। दिस इज द ऑल स्टार फार्मूला। तो नेक्स्ट मैं आपको 1-2 जेई के सवाल कराता हूँ, मेंस में जो पूछा था इसी वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई मेंस 2026, इसी साल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या रहा है, ये 1 kg मास का बॉडी है जिसका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है दैट इज़ 2x स्क्वायर एंड दिस इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, सवाल का हर एक इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वर्क डन बाय द बॉडी ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, मुझे वर्क डन बताना है, वर्क डन
फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है फिर से वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज़ टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज़ माय टोटल एनर्जी नाउ? इनिशियल टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इसे हम देखेंगे तो देखिए बॉडी का कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई स्प्रिंग नहीं है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है मोस्टली आपको मैकेनिक्स में दो केसेस ही मिलेंगे। पहला इज़ ग्रेविटी के कारण और दूसरा है स्प्रिंग के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बॉडी मेरा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक्स में मूव कर रहा है, तो कोई हाइट तो एसोसिएटेड है नहीं, तो ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है। और इस क्वेश्चन में कुछ स्प्रिंग का भी मेंशन नहीं है, तो कोई स्प्रिंग नहीं है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m v स्क्वायर, और v कितना होगा? 2 इंटू 0 स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज़ ज़ीरो। अब फाइनल टोटल एनर्जी कितना होगा? फिर से फाइनल टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो कुछ आएगा नहीं, कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो ये कितना होगा? हाफ m v स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई है, इसको 0.0 मत समझ लेना आप लोग। तो हाफ m v स्क्वायर, व्हाट विल बी वेलोसिटी? दिस इज़ 2 इंटू 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब आप इसे निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 1250 जूल्स। तो यहाँ से वर्क डन विल बी इक्वल टू 1250 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 1250 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जेई मेंस 2016 का है, इसी साल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम गिवन है कुछ ऐसा, देखिए ये एक पुली है, यहाँ से एक ब्लॉक अटैच्ड है 6 kgs का, और एक दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है 2 kgs का। एंड इनिशियली ये सिस्टम जो है इसको पकड़ के मतलब रेस्ट पे रखा गया है। ठीक है, और दिस हाइट इज़ गिवन एज 6 मीटर्स। ये मेरा इनिशियल सिनेरियो है। ठीक है, अब बोला है कि जैसे ही हम इस सिस्टम मतलब ब्लॉक को छोड़ते हैं तो क्या होगा? 6 kg ब्लॉक का मास ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो 6 kg वाला ब्लॉक है ये कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा? ठीक है, तो देखिए फाइनली क्या होगा, फाइनल सिनेरियो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की ओर जाएगा ग्राउंड पे, और ये ब्लॉक दूसरा वाला ऊपर आ जाएगा। 6 kgs ये कुछ v वेलोसिटी से हिट कर रहा होगा, और सेम वेलोसिटी इस ब्लॉक का भी होगा v ऊपर की ओर 2 kgs। ठीक है, तो मुझे ये वेलोसिटी पता करनी है। तो देखिए u
इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 6 kg ब्लॉक का होगा 6, और इसमें ग्रेविटी दिया हुआ है, ग्रेविटी इज़ गिवन एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में ही गिवन है, मैं खुद से नहीं एज्यूम कर रहा हूँ। तो यू आई विल बी m इंटू जी इंटू एच, और 2 kg ब्लॉक का ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 क्योंकि वो ग्राउंड पे है, और ग्राउंड को ही मैंने रेफरेंस भी माना है। तो यहाँ से आ गया ये 360 जूल्स। नेक्स्ट, जो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होगा दिस इज़ 0। तो टोटल एनर्जी जो होगा इनिशियली दैट विल बी इक्वल टू U प्लस के ई, एंड दिस विल बी 360 जूल्स। अब देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 2 kg ब्लॉक अब एक हाइट पे है, ये कितना हाइट पे होगा, जितना 6 kg नीचे आया है 2 kg उतना ही ऊपर जाएगा, यानी कि 6 मीटर ऊपर जाएगा ये। दिस विल बी m इंटू ग्रेविटी 10 इंटू हाइट इज़ 6, दिस विल बी 120 जूल्स। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी हाफ m1v² प्लस हाफ m2v², और इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 3 + 1 4v²। तो टोटल एनर्जी का जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया दैट इज़ 120 प्लस 4v², ये पूरा जूल्स में। ठीक है, अब देखिए इस सिस्टम पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है हमने, तो आप सोच सकते हो कि हाँ एक टेंशन का तो फोर्स लग रहा है, टेंशन इधर टेंशन। ठीक है, तो देखिए इस वाले टेंशन को देखिए आप, ये वाला जो टेंशन है ये टेंशन लग रहा है ऊपर की ओर, और ये ब्लॉक जा रहा है नीचे की ओर, तो इसके कारण कुछ वर्क डन होगा, दैट विल बी नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, वो कितना, टेंशन इंटू 6, टेंशन का वैल्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट 6। अब इस वाले टेंशन को देखिए, ये ऊपर की ओर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर, तो इसके कारण जो वर्क डन आएगा दैट विल बी पॉजिटिव 60, और यहाँ नेगेटिव 60। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो नेट वर्क डन कितना हो गया, +60 - 60, दिस इज़ 0। यानी कि ओवरऑल जो टोटल वर्क डन हो रहा है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण सिस्टम पे दैट इज़ 0। ठीक है, व्हेन माई W जो टोटल वर्क डन है, वर्क डन इज़ 0, तो टोटल फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल इनिशियल एनर्जी, और यहाँ से फाइनल एनर्जी इज़ 120 प्लस 4v², दिस विल बी इक्वल टू 360, और यहाँ से 4v² इक्वल टू 240 जूल्स, और यहाँ से v² विल बी इक्वल टू 60, और v will be equal to √60। और आंसर was given as 7.74 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए आप सोचोगे √60 का मैं वैल्यू कैसे पता करूँगा, तो देखिए इसमें आंसर एक्चुअली 3 आंसर गिवन थे, चार ऑप्शंस गिवन थे। ठीक है, एक 7.74 गिवन था, एक 7.2 गिवन था, एक 6.55 गिवन है, और एक 4.5 गिवन है। तो देखिए अब देखिए 60 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 64 का रूट कितना होता है, 8। ठीक है, यानी कि एक चीज़ तो पक्का है, ये 7 से थोड़ा ही, ये 8 से थोड़ा ही छोटा होगा। ठीक है, तो 8 से थोड़ा छोटा में एक तो ये ऑप्शन आ जाता है, एक ये ऑप्शन आ जाता है, लेकिन 7.2 काफ़ी छोटा है, चलिए फिर भी ठीक है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, 7.2 का आप स्क्वायर निकाल के देख लो भाई क्या आता है, वो पक्का 60 से काफ़ी कम आएगा अगर आप निकाल के देखोगे तो।
ये मैं बता भी देता हूँ आपको कितना आएगा। ये 7.2 का स्क्वायर जो आप निकालोगे तो ये 51.84 आता है। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा है और ऑप्शंस ऐसे गिवन थे, मतलब कि 7.74 इज़ द करेक्ट आंसर है। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ से पूरा वर्क एनर्जी का जो पूरा हमारा चैप्टर है दैट्स इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप जाओ, और मैंने इसका पूरा का पूरा क्वेश्चंस, बहुत सारे 64 क्वेश्चंस थे एच सी वर्मा बुक के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कर चुके हैं। वो सारे क्वेश्चंस आके वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप जाके उनको फॉलो करो, उनको देखो, तो ये पूरा चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दैट्स इट।